नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जेनरिक पर जोर। दरअसल दवाएं देश भर में महंगी हो गई है और ऐसे में सस्ती और असरदार दवाओं के लिए जेनरिक दवाओं की बात बहुत होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जिसने सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाओं पर जोर दिया है। यानी अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जेनरिक दवाएं भी लिख सकते हैं कमर्शियल दवाओं के अलावा। पूरी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण। हम इसमें यह भी सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है, जन जन से जुड़ा है। खासतौर से वो गरीब जो बीमार हो जाते हैं और इलाज के जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। जेनरिक दवाइयाँ वो होती हैं जिसमें फार्मूला, जो वैज्ञानिक फार्मूला है वो लिखा होता है और उस वैज्ञानिक फार्मूला के नाम से ही बेची जाती है, उसको जेनरिक दवाई कहते हैं। तो डॉक्टर यदि आपको फार्मूला लिख के देता है तो वो जेनरिक दवा का प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सामान्यतः देखा गया है कि महंगी होती हैं और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सामान्यतः सस्ती रहती हैं। दोनों के रेट में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए बहुत से डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ लेना चाहिए ताकि मरीज को जो दवाइयों पे होने वाला खर्च है वो कम आए। यदि हम असर की बात करें तो दोनों तरह की दवाइयों में इलाज के असर में कोई अंतर नहीं होता है। सरकार की जो कोशिश है वो सस्ता इलाज उपलब्ध कराने को लेकर प्राथमिकता रहती है, इसलिए जेनरिक दवाइयों के मार्केटिंग और प्रिस्क्रिप्शन पे जोर दिया जाता है। देखिए, राहत की संभावना तब तक नहीं हो सकती। भोले भाले लोग हैं हमारे, एमआरपी 10 गुना अधिक है। मैं स्वयं जेनरिक दवाइयाँ खरीदने जाता हूँ तो 20% के आसपास मिलती है। मान लो जिस दवा का कीमत 100 रुपये लिखा होता है, मुझे 20 रुपये में होलसेल में मिल जाती, 18 रुपये में मिल जाती। लेकिन आम आदमी को कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं सरकार को एमआरपी पे भी ध्यान देना चाहिए। जो सस्ती दवाइयाँ उस पर रेट सस्ता होना चाहिए ना। एमआरपी ज्यादा लिखा होगा तो भोले भाले ग्रामीण तो ठगे जाएंगे। तो मुझे लगता है ये फैसला में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। मैं पक्षधर हूँ, जेनरिक दवाइयाँ ही डॉक्टरों को लिखनी चाहिए, लेकिन हर दवा जेनरिक नहीं मिलती। अगर डॉक्टरों को इस प्रकार की हिदायत होगी, जेनरिक का जहाँ जेनरिक है वहाँ जेनरिक लिखें डॉक्टर, लेकिन जहाँ जेनरिक नहीं है वहाँ डॉक्टर क्या करेगा? तो ये इस प्रकार के तुगलकी आदेश नहीं देना चाहिए, इस पर थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन जो है, जो मेडिसिन जो डॉक्टर लोग लिखते हैं वो और जेनरिक मेडिसिन दोनों बराबर ही होते हैं, गुणवत्तापूर्ण ये भी होता है वो भी होता है। लेकिन जो कंपनियां बनाती है, अलग अलग कंपनियां जो बनाती है वो रेट अलग अलग तरह के रखते हैं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन का एक निर्धारित रेट है, वो जो है हम उसको 50%, 60% से लेकर 80% तक जो मार्केट रेट है उससे कम रेट में हम देते हैं। तो डॉक्टरों द्वारा, विभाग द्वारा डॉक्टरों के निर्देश है कि जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध है, उन जेनरिक मेडिसिनों को प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जो सीधे दिखता है कि जेनरिक मेडिसिन जो चल रहा है लोगों को, उसका आम लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, अन्य कंपनियां हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जहां जेनरिक मेडिसिन के दुकानें हैं वहां पे डॉक्टर्स जो हैं हमारे, वो जेनरिक मेडिसिन लिखने का काम करें, हमारे जो मरीज हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो हमने सुना कि किस तरह से जेनरिक दवाओं पर जोर छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक और समाज पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर लखन चौधरी जी। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर लखन जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये अच्छी बात है कि जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो जाहिर है कि महंगी बहुत होती हैं और उसमें कमीशन बहुत होता है। जो मुझे जानकारी है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा जानकारी बाजार में लोगों के पास होगी। एक ग्लूकोज की सलाइन आती है,
उसकी कीमत 35 रुपये होती है, 50 रुपये होती है, लेकिन वो मिलती है 5 रुपये में, 8 रुपये में, 10 रुपये तक। लेकिन उसको मेडिकल शॉप पर 40-50 जैसा ग्राहक मिल जाए वैसा, या एमआरपी पर जो हो उस हिसाब से उसको बेचा जाता है। इसी तरह इंजेक्शन जो होते हैं डिस्पोजेबल, वो बड़े सस्ते होते हैं और वो बहुत महंगे बेचे जाते हैं। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, लेकिन ऐसी बहुत सी दवाएं जिसकी कीमत 100 रुपये है बाजार में ब्रांडेड दवा की, लेकिन जेनरिक की अगर हम बात करेंगे तो वो शायद 10 रुपये की आ जाएगी, 12 रुपये की आ जाएगी। तो सबको याद होगा कि आमिर खान ने एक शो चलाया था जिसमें जेनरिक दवा पर भी बात हुई थी। जो दिक्कत की बात आ रही वो ये कि डॉक्टर तो लिख देंगे मगर जेनरिक दवाएं मिलेंगी कहाँ से। इस पर मैं आपकी बात जानना चाहता हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार का ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन दवाओं की उपलब्धता और वो फार्मूले, इसके बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा डॉक्टरों को, और ख़ासतौर से उनके लिए जो एमआर आते हैं कमीशन देकर डॉक्टरों को कहते हैं कि आप ये दवा प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको इतना हम लाभ दे देंगे, इतनी सुविधा दे देंगे, फॉरेन कंट्रीज़ का टूर करा देंगे, एक होंडा सिटी कार आपको गिफ्ट कर देंगे। ये जो सब चीज़ें हैं इस पूरे मामले में, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगी, जिसे भूपेश बघेल सरकार को 2-4 इन सब चीज़ों से होना पड़ेगा। अभी आपकी राय डॉक्टर लखन जी। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जो चीजें आपने कहा है वो चीजें हम लोग रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं, और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू तो कर दिया है। जेनरिक दवाओं की दुकानें जो है इस समय छत्तीसगढ़ में 159 जो है धन्वंतरी की दुकानें जो, निश्चित रूप से यह एक सराहनीय योजना है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये एक बड़ी चुनौती है उसके लिए, इसके लिए आज सरकार ने जो है आदेश भी जारी कर दिया है कि लिखना जो है इनके लिए कंपलसरी होगा। लेकिन यही समस्या कि जिन दवाइयों की जेनरिक जो दवाइयां हैं वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए सरकार को तालमेल बिठाना पड़ेगा। अन्यथा ये जो योजना है वो फ्लॉप हो सकती है। लेकिन भविष्य के बारे में हम लोग अभी से आशंकाओं के चक्रव्यूह में ना फंसे। और मैं चाहता हूं राघवेंद्र सर, इस समय महंगाई जिस तरह से कमर तोड़ रही है, आम आदमी के जीवन में महंगाई का जिस तरह से असर हो रहा है, तो उससे तो कम से कम फिलहाल जो है राहत ही इससे मिल रही है। और मैं खुद भी अभी कुछ महीनों से जो है जेनरिक दवाइयों के लिए लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूं। मैं खुद भी जेनरिक धन्वंतरी दुकान में जाकर इस तरह की दवाइयां खरीद रहा हूं। तो ये फिलहाल तो मैं इसका स्वागत करता हूं सरकार के इस कदम का, और सरकार को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि इस तरह के आम आदमी के लिए, देखिए सरकार इस बात को हमारे सुंदरानी जी भी स्वीकार कर रहे थे। वो स्वयं भी जो है जेनरिक दवाइयां खरीदते हैं और जाते हैं दुकान में। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में सब कोई इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती आपने जो उठाया है वो निश्चित रूप से वो चुनौती अभी है और आने वाले समय में भी रहेगी। क्योंकि डॉक्टरों को जिस तरह से मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां प्रलोभन देती हैं, तो उस पर एकाएक हम चाहेंगे कि रोक लग जाएगा या डॉक्टर जेनरिक दवाइयां लिखना लग जाएंगे, इस बात की जो है कल्पना जो है करना भी मुझे लगता है कि इस समय कठिन है। तो सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और कुछ इसमें जो है स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है सरकार को लेना पड़े। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार में इस समय जिस तरह का विल पावर देखने को मिल रहा है राघवेंद्र जी, तो मैं दावे से ये कह सकता हूं कि यदि इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट लेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सुरेंद्र वर्मा जी, भूपेश बघेल सरकार और उनके मंत्रियों को भी इसके लिए बधाई और धन्यवाद, और ये योजना सफल हो उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन सबसे खास बात है कि दवाएं मिलेंगी कहाँ। धन्वंतरी स्टोर आपने खोल दिए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, सरकारी मेडिकल स्टोर होते हैं, और अब सरकारी अस्पतालों के भीतर भी दवाओं की दुकान होती है। अगर भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ इतना काम करे कि जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितने सिविल हॉस्पिटल हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, वहाँ एक एक जेनरिक स्टोर भरपूर मात्राओं में दवाओं के साथ खोल दे, तो फिर जो गरीब मरीज जाता है निजी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट में, सरकारी अस्पताल में, उसकी आधी समस्या तो दूर हो जाएगी, क्योंकि उसको दवा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपके धन्वंतरी स्टोर तो हैं, लेकिन जो जिला चिकित्सालय हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं,
वहां भी अगर बड़े बड़े भारी दवाओं से युक्त मेडिकल स्टोर खुल जाएं तो फिर आपकी योजना सफल हो जाएगी, वरना एक अच्छी योजना आधे रास्ते दम तोड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए दवा मार्केट का बहुत बड़ा एक गिरोह है जो काम करता है, वो इस योजना को चलने नहीं देगा। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल सरकार को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, एक तो फार्मा का जो फ्रंट है उस पर, और दूसरा जो डॉक्टर दवाएं लिखते हैं उनको इस बात के लिए समझाना पड़ेगा, दबाव से नहीं, डरा कर नहीं, कि वो मानवता की सेवा के लिए जेनरिक दवाएं लिखें, तब जाके ये चीज लोकप्रिय सफल हो पाएगी। मुझे लगता है। अभी आपकी राय वर्मा जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रखन चौधरी जी ने जो कहा पूरी तरह से मैं सहमत हूं। अलग अलग सरकारें, देखिए राजनीति का विषय नहीं है राघवेंद्र जी, पहले भी इस दिशा में प्रयास हुए, पहले भी प्रत्येक सरकार ये चाहती है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुपोषण है, इस दिशा में काम किया जाए, और इस संदर्भ में जो जेनरिक दवा है उसको प्रमोट करने के लिए समय समय पर काम भी हुए। लेकिन ये हम सबका ये सामाजिक जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, निश्चित रूप से हमें दो मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो जागरूकता, क्योंकि इस संदर्भ में राघवेंद्र जी भ्रम भी फैलाया गया है कि जो जेनरिक दवाइयां आती है वो सस्ती होती है, उसमें गुणवत्ता की कमी होती है। तो एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वही कंपनियां जो ब्रांडेड एथिकल दवाइयां बनाती है वही जेनरिक दवाई भी बनाती है, प्रक्रिया भी बिल्कुल वही है, गुणवत्ता में भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता, केवल अंतर होता है तो कीमत में। ब्रांडिंग जो लेबल लगता है उसके कारण से और मार्केटिंग का जो लागत है वो उसमें जुड़ जाता है, उस कारण से उसकी लागत जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो जो फर्क है वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कीमत का है। तो हमें पहली बात तो ये जन जागरूकता फैलाना पड़ेगा, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा कि एथिकल और जेनरिक दवाइयों में गुणवत्ता के मामले में कोई अंतर होता है। दूसरी बात, प्रशासन पहले दिन से ही राघवेंद्र जी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, रोजगार को लेकर बहुत गंभीर है। 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। जो बात आपने कही कि सरकारी अस्पतालों में भी अंदर काउंटर खुलवाना चाहिए, तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमर अस्पताल योजना के माध्यम से जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है, जितने भी हाट बाजार क्लिनिक है, वहां पर दवा देने की निःशुल्क दवा वितरण की भी व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त यदि कोई दवा मरीज को लगती है तो उनके लिए ये अतिरिक्त जो स्टोर है ये सैकड़ों की संख्या में खोले गए हैं, जहां 250 से अधिक जो फार्मूले की दवाइयां हैं वो वहां पर उपलब्ध कराई गई है। तो निश्चित रूप से ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम सामाजिक, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन के साथ साथ लोगों को जागरूक करें। और प्रशासन पूरी तरह से सजग है, जो भी प्रतिबंधात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़े, जो भी कड़ाई सख्ती करनी पड़े, उसके लिए भूपेश बघेल सरकार प्रतिबद्ध है निश्चित रूप से। क्योंकि आज हम कोविड के समय में देखे हैं कि किस प्रकार से, और कोविड के पहले भी, आज स्वास्थ्य का बजट है प्रत्येक घर में राघवेंद्र जी, एक व्यक्ति बीमार होता है तो दवाइयों की जो लागत है, दवाइयों के जो खर्च हैं वो बहुत बड़ा खर्च हो जाता है। तो इस संदर्भ में जितनी राहत आम जनता को दी जा सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं कि हम सबको उसमें अपना योगदान देना चाहिए। जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इस दिशा में प्रमोट करने के लिए। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता के मामले में जेनरिक और एथिकल में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन लोग तो साथ रहेंगे बशर्ते कि सरकार का प्रबंधन ठीक हो। अगर अस्पताल में और अस्पताल के बाहर जेनरिक दवाओं के स्टोर होंगे तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं होगा, फिर आपकी योजना सफल हो जाएगी। नहीं तो फिर आप समझिए कि आप तैयार रहिए कि डॉक्टर भी आंदोलन करेंगे और जो फार्मा कंपनियां वो भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेगी। सरकार को अपने स्तर पर दवाओं का प्रबंधन बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चुनौती है। एक आप सिस्टम को तोड़ने जा रहे हैं, जो फार्मा का सिस्टम है, जो महंगी दवाओं का सिस्टम है, उसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा माफिया है जो काम करता है। मैंने पहले कहा कि इसके लिए बघेल सरकार को बहुत धन्यवाद, और उनके जो एडवाइजर हैं जो उनको इस तरह की सलाह दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत साधुवाद है, क्योंकि ये जन कल्याण की बात है। उमेश जी, एक के बाद एक भूपेश बघेल की सरकार ने जनता की नब्ज को पकड़कर काम करना तेज कर दिया है, और ये मुझे लगता है कि जेनरिक दवा का जो मामला है ये भी उसी नब्ज को पकड़कर काम करने की अगली कड़ी है। जैसा वर्मा जी कहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको धन्यवाद करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि
बीजेपी बहुत पॉजिटिव पार्टी है, सकारात्मक सोच रखती है, सरकार के हर अच्छे कदम पर साथ होगी और सरकार जहां गड़बड़ी करेगी वह सरकार का कान पकड़ने में भी वो पीछे नहीं रहेगी। ये बीजेपी का अपना इतिहास रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो ये मामला है जेनरिक दवा का, ये महत्वपूर्ण है और इसकी सफलता पर आपकी राय क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ा ही गंभीर विषय है और सीधे तौर पे जनता के, आम जनता के स्वास्थ्य से उनको मिलने वाले औषधि से जुड़ा हुआ विषय है। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि हर एक अच्छे काम में भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है कि हर अच्छे काम में शुभकामना के साथ सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी का रहता है। और चूंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, औषधि से जुड़ा हुआ विषय है, ये बात अलग है कि पीएम औषधि जन औषधि योजना को लेकर के कांग्रेस के किसी नेता ने उसकी सराहना नहीं की। उन बातों को हम बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जनता का हित, देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में औषधि को लेकर के, जेनरिक औषधि को लेकर के गंभीरता दिखाई जा रही है, वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन बीते 3.5 वर्षों के अंदर में निश्चित तौर पे यह योजना सफल होनी चाहिए और उसके सफल होने में हमारा जो सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन क्या कथनी और करनी में अंतर हो सकता है क्या? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझको छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की चिंता है। मैं चाहता हूं भूपेश बघेल जी की यह योजना सफल हो, फलीभूत हो और जनता तक उसका सीधा लाभ पहुंच सके। लेकिन अगर बीते 3.5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो मुझको बड़ा दुख होता है और मैं इन तमाम चीजों को प्रमाणित भी करूंगा। एक बड़ा आरोप लगाने जा रहा हूं मैं। बीते 3 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ जो है वह अमानक दवाओं को खपाने का गढ़ बन चुका है। इस बात को मैं कुछ उदाहरण के साथ आगे प्रमाणित भी करूंगा। और अकेला दवा को लेकर के आज गंभीरताएं दिखाई जा रही है। अकेला छत्तीसगढ़ या पूरा कई राज्य शामिल हैं इसमें? तो जी, खाली छत्तीसगढ़ नहीं, कई राज्य शामिल हैं। देखिए, मैं प्रमाण के साथ इस विषय को रखूंगा। और निश्चित तौर पे अभी हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, अन्य राज्यों के अंदर में भी हो सकता है, उससे भी मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कहा दवा माफिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के विषय में मैं आ रहा हूं। जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों के अंदर में दवा की आपूर्ति, और सुरेंद्र वर्मा जी ने भी तमाम तरह के विषय यहां पर रखे। अगर जो निःशुल्क दवा की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों के अंदर में जिन दवाओं की आपूर्ति होनी है, अगर ईमानदारी के साथ राज्य की सरकार उसकी आपूर्ति पर ही ध्यान दे दे, तो मैं समझता हूं कि आधी से ज्यादा समस्या का निराकरण हो जाएगा। कुछ आंकड़े, कुछ डाटा, कुछ प्रमाण मेरे पास है। राजधानी रायपुर के अंदर ही अगर डीकेएस अस्पताल की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर 1200 प्रकार से अधिक की दवाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार के तरफ से, सीजीएमएससी की तरफ से वहां पर दवाओं की आपूर्ति केवल 120 प्रकार के दवाओं की आपूर्ति हो रही है। बाकी के दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका मतलब बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है। अगर मैं जिला अस्पताल की ही बात कर लूं तो 350 प्रकार से अधिक के दवाओं की वहां पर आवश्यकता होती है, लेकिन 10% की आपूर्ति निःशुल्क यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल, वहां पर 1000 से अधिक प्रकार की अलग अलग दवाइयों की आवश्यकता होती है, उसमें मात्र 20% की आपूर्ति ये कर रहे हैं। बाकी की दवाओं को इसका सीधा सा मतलब है कि वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को बाहर से लिखना पड़ रहा है। और दवा और वो माफिया की बात आप कर रहे थे, तो अगर मैं इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए आपको बताऊं तो बीते 3 वर्षों के अंदर में अमानक दवाओं और नकली दवाओं के 96 से अधिक प्रकरण यहां पर प्रकाश में आए हैं। और मुझको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और उससे भी बड़ी बात, 47 से अधिक ऐसे प्रकरण हैं जिस पर इनका औषधि विभाग कोर्ट के अंदर में जाकर के चालान तक पेश नहीं करता है। यहां छत्तीसगढ़ सरकार के औषधि विभाग के पास उन कालाबाजारी करने वालों के लिए समय नहीं है कि वो जाकर के चालान पेश करें। इसका मतलब सीधे तौर पे उन अमानक दवाओं वाली कंपनियों को, उन भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जेनेरिक दवाओं को लिखने की बात करते हैं, तो उन्हीं औषधि केंद्रों की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही का विषय है। अभी आप किसी जेनेरिक दुकान के अंदर में चलिए, जो
मूलभूत आवश्यकताओं की जो दवाइयां हैं, चाहे जरूरी दवाइयों की बात करें, शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, उन जेनेरिक दवाई की दुकानों के अंदर में वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। यदि डॉक्टर अगर उसको लिख भी देंगे, मैं अभी एट ए टाइम इस वक्त की बात कर रहा हूं, अगर कोई डॉक्टर लिख दे और मैं उन दवा दुकान में चला जाऊं तो वो दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे से तो काम नहीं चलेगा। यदि किसी योजना को आपको धरातल पर उतारना है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ उतारना पड़ेगा। ठीक उमेश जी, आपने बहुत अच्छी तैयारी से और चीज को बहुत अच्छे ढंग से रखा विषय को। यही तो खास बात है कि आप सरकार को तैयार करें योजनाओं की सफलता के लिए। ये जिम्मेदारी आपकी और एक लीडर के नाते भी और समाज के नाते भी। लखन जी, जो सवाल उमेश जी ने उठाए हैं इसकी चिंता हम पहले जता रहे हैं कि जब तक उपलब्धता नहीं होगी ये अच्छी योजना आधे रास्ते दम तोड़ देगी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि 1000 किस्म की दवा की जरूरत है, 1200 किस्म की दवा की जरूरत है और 20% 200 किस्म की दवाई उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी तालमेल बैठाने की जरूरत है और शुरुआत है। अभी गड़बड़ियां होंगी, शिकायतें आएंगी, जैसे उमेश जी शिकायतें बता रहे हैं। इनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर, देखकर अगर ये सही है तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उमेश जी भी राज्य की जनता के हित की बात कर रहे हैं और उसमें सरकार का लाभ है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि समय की तंगी रहेगी, फिर मैं पहुंचूंगा कांग्रेस के साथी के पास। डॉक्टर लखन। बिल्कुल उमेश जी की बात का मैं स्वागत करता हूं। और विपक्ष जब इस तरह सतर्क होगा और सरकार को जो है इस तरह से वो सचेत करते रहेगा तो निश्चित रूप से सिस्टम में सुधार आएगा। तो उमेश जी की बातों का स्वागत है। लेकिन मैं जो है राघवेंद्र सर कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एम्स है। डॉक्टर लखन जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की बहुत तंगी है। जी बिल्कुल हम एम्स में भी जाते हैं तो एम्स में भी कुछ दवाएं नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि अभी योजना शुरुआती दौर पर है और एकाएक हम उसकी 100% सफलता की उम्मीद करने की बजाय इस योजना को कुछ दिनों तक ट्रायल के रूप में देखते हैं, उसके बाद इसकी कमियों पर चर्चा करें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित रहेगा। एकदम ठीक कहा वर्मा जी। सरकार की योजना अच्छी है, मंशा भी ठीक है, लेकिन तैयारी कमजोर होगी तो एक अच्छी योजना और एक अच्छी मंशा दम तोड़ देगी। आप जिसके लिए बहुत वाहवाही चाहते हैं वो आपकी आलोचना का हार बन जाएगी, आपके गले में घंटी बन जाएगी। कुल मिलाकर तो सरकार को सतर्क होने की जरूरत है। उमेश जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनकर उनमें सुधार की जरूरत है। उनकी बात का आप बुरा मत मानिए, क्योंकि वो भी जनता के हित में बात कर रहे हैं और राजनीति तो सब करेंगे, वो भी राजनीति का धर्म निभा रहे हैं। जो उन्होंने कहा है उसमें आप हंस की तरह चुन लीजिए और उसके उपाय कर लीजिए। जी सुरेंद्र जी। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से उमेश भाई ने कहा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का इन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए उस योजना में दुकानें आवंटित की गई, वो कारण है कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है वो योजना। जो आरोप लगा रहे हैं नकली दवाई, अमानक दवाइयों का, ये इनका इतिहास था। महावर फार्मा जो है राजनीतिक विश्लेषक आप उस पर मत जाइए, बात के गवाह हैं। सुरेंद्र जी इनके कार्यकाल में महावर फार्मा जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से मैं पूरी कर दूं आरोप, तथ्यहीन आरोप लगाए, नसबंदी कांड, फुड़वा कांड, गर्भाशय कांड जैसे कांड इनके आपस में जो इनके मुनाफाखोरी के मानक दवाइयां खरीदी गई। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। और सुझाव का सम्मान है राघवेंद्र जी, लेकिन ये तथ्यहीन। अरे महाराज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बता दूं, बिना एमआरआई के स्पाइन का ऑपरेशन होता था। मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात तो सुने आप, देख लीजिएगा मेरी बात तो सुनिए। आप उमेश जी के आरोप में उलझिए मत। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैक पकड़े हुए हैं। आप उमेश जी के जवाब देने में पड़ जाएंगे तो आपकी बात रह जाएगी। आप तो वो कहिए जो सरकार करने जा रही है। ये उमेश जी आपको ट्रैप कर रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हैं। जी आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, उसी पर आप कायम रहिए। सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है जी, पूरी तरह से। जो ये उदाहरण देते हैं 1200 दवाइयां चाहिए, तो यही तो अंतर है। जो जेनेरिक दवाइयां होती है वो फार्मूले पे बनती है और एथिकल जो है वो ब्रांड नेम से बनती है। जो 200 दवाइयां हैं वो अगर 1000 कंपनियां हैं तो वो 4000 दवाइयां हो जाएगी। ये अंतर है। जो जेनेरिक दवाइयां होती है उस फार्मूले की दवाइयां जो है उमेश जी आप क्या, तो वो मार्केट में अगर अलग अलग कंपनियां की है तो वो 2000-4000 हो सकती है। उमेश जी आपकी अंतिम टिप्पणी जो है पूरी तरह से संकल्पित है। चलिए वर्मा जी समय हो गया, समय हो गया। का इतिहास है, जो कमीशन खोरी का इतिहास है, जो
अरे सुन लीजिए, जो अमानक और गुणवत्ताहीन दवाइयां ये खरीदते रहे। सरकार और सरकार के स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता, ये हाल ही की तस्वीर है। ये बहुत गंभीर बीमारी की दवाई, मलेरिया और डेंगू जैसी दवाई हाल ही में ये राजधानी रायपुर के अंदर रमन मंडी वार्ड के अंदर में नाली के अंदर पाई गई है और इस दवाई की एक्सपायरी डेट 2023 की है। जो दवाई 2023 में एक्सपायरी होनी है, उस दवाई को स्वास्थ्य विभाग ने नाली में अगर फेंक दिया है, जो बहुत आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां हैं, खत्म हो गया। सही बात सकता है कि सही बात है कि जो कार्य कर रहा जो होगा। ठीक दवाएं हैं दूसरा वो नाली में अगर पड़ी हो तो चिंता की बात है। उमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर लखन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर रमन सिंह सरकार ने जो किया था वो अपनी जगह है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार जनता के हित में काम कर रही है और जेनरिक दवाओं की जो बात है उसका जोर अगर छत्तीसगढ़ में पकड़ लिया तो जनता के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि दवाएं महंगी हो रही हैं और जनता के बूते परीक्षण कराना तो बहुत मुश्किल है और दवाएं खरीदना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।